मनोज अपने घर में घुसा ही था कि तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी पास आई और बोली, पिताजी, क्या आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हो? हाँ नेहा, लाया हूँ। तुमने जो गुड़िया पसंद की थी ना, वही लेकर आया हूँ। मनोज ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा नेहा के हाथ में थमा दिया। तभी मनोज की पत्नी सुमन मनोज से कहती है, इतनी महंगी गुड़िया खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? ये कैसी बात कर रही हो सुमन? अरे मैं एक किसान हूँ, क्या मैं अपनी बेटी को एक गुड़िया खरीद कर नहीं दे सकता? दे सकते हो, लेकिन जो गुड़िया तुम खरीद कर लाए हो वो तो बहुत महंगी है। जरूर तुमने खराब चावल किसी को बेच दिए हैं। हाँ, बेचे है तो क्या हुआ? अरे इस देश में न जाने कितने लोग खराब चावल खाते हैं, तो क्या वह बीमार पड़ जाते हैं? देखिए, इतना लालच करना सही नहीं है। हमें ईश्वर ने जितना धन दिया है उतने में ही हमें खुश रहना सीखना चाहिए। बंद करो तुम्हारी बकबक। तुम्हारे बकवास करने से मैं अपने ऊंचे ऊंचे सपने देखना बंद नहीं कर सकता। जैसे ही मनोज घर से बाहर निकला, उसे गांव का मुखिया मिल गया। गांव का मुखिया भी मनोज की तरह एक लालची व्यक्ति था। मनोज, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? मनोज, हमारे गांव में एक साधु बाबा आए हुए हैं। सुना है बड़े ही चमत्कारिक साधु बाबा हैं। यह भी सुना है कि वह मिट्टी को सोना बना देते हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलिए चलकर देखते हैं। मनोज और मुखिया गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए, जहां पर साधु बैठे हुए थे। साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप मिट्टी को सोना बना देते हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है मनोज, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही सोना बनाता हूँ जितनी मनुष्य को आवश्यकता होती है। मनोज ने एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा उस साधु के सामने रख दिया। साधु महाराज, मेरी जरूरत तो इतनी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बड़े मिट्टी के टुकड़े को सोने में परिवर्तित कर दीजिए। इंसान की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं है। शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं सिर्फ उतनी ही मिट्टी को सोना बनाता हूँ जिसे मनुष्य बेचकर 2 वक्त का भोजन कर सके। साधु की बात सुनकर मनोज गहरी सोच में डूब गया और अचानक वह गंभीर हो गया। साधु महाराज, आपका क्या है? आप आज यहाँ हैं, कल कहीं और। जब मैं अपने सामने किसी गरीब को देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। अगर आप इस मिट्टी के टुकड़े को सोने का बना देंगे तो आपके जाने के बाद मैं इसे बेचकर बहुत से गरीबों की मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन याद रखना, धनवान बनने के बाद अगर तुमने गरीबों की मदद नहीं की तो तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छिन जाएगी। साधु ने इतना कहा ही था कि मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा सोने में परिवर्तित हो गया। मनोज खुशी खुशी मुखिया के साथ उस सोने के बड़े टुकड़े को लेकर वहाँ से चला गया। कल मैं इसे बाजार में बेच आऊंगा और फिर हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। नहीं मनोज भैया, उस साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम अपनी बात पर खरे नहीं उतरे तो हमसे कोई हमारी प्यारी वस्तु छीन सकती है। अरे आप कहाँ उस साधु की बातों में आ रहे हैं? हमें सोना चाहिए था, वो मिल गया। तुम कुछ भी कहो मनोज, पर न जाने क्यों मैं साधु की बात से बुरी तरह डर गया हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया, लेकिन मुखिया अंदर ही अंदर साधु की बात से डर चुका था। मूर्ख कहीं का, अच्छा हुआ चला गया। वैसे भी मैं इसे क्या आधे पैसे देता, कुछ पैसे देकर ही टरका देता। मनोज सोने के टुकड़े को बाजार में बेच आया और कुछ ही दिनों में मनोज अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। एक दिन मनोज अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था कि तभी गांव का सुखराम नाम का एक गरीब व्यक्ति मनोज के पास आकर खड़ा हो गया। अरे मनोज भैया, परसों मेरी बिटिया की शादी है और आज उसके गहने चोरी हो गए। आप तो गांव में सबसे ज्यादा धनवान हो, मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुखराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? मैंने तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद का ठेका नहीं ले रखा। निकल जाओ यहाँ से। सुखराम अपना जरा सा मुंह लेकर हवेली से बाहर निकल गया। तभी मनोज की पत्नी सुमन घबराते हुए उसके पास आई। क्या हुआ सुमन? पता नहीं नेहा को क्या हो गया है, बस आंखें बंद करके लेटी हुई है, ना कुछ बोल रही है ना किसी बात का जवाब दे रही है। मनोज तुरंत अपनी पत्नी सुमन के साथ नेहा के कमरे में चला गया। उसने देखा कि नेहा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। घबराओ मत सुमन, मैं अपनी बेटी का इलाज सबसे महंगे डॉक्टर से कराऊंगा। मनोज तुरंत अपनी बेटी नेहा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने नेहा का बहुत इलाज किया,
मगर उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने मनोज से कहा, देखो मनोज, हमने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं कर पाए। तुम इसे घर ले जा सकते हो। सुमन ने मनोज से कहा, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारे गांव में रतनताई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। कहते हैं जो भी बीमार उसके पास आते हैं सही होकर जाते हैं। जब से आप अमीर हुए हैं तब से आप किसी भी गरीब के घर नहीं जाते। क्यों ना हम एक बार अपनी बेटी नेहा को रतनताई को दिखा दें। मनोज अपनी बेटी को अपनी पत्नी सुमन के साथ रतनताई के घर पर ले गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम मुझसे जितने पैसे लेना चाहती हो ले लो, बस किसी भी तरह से मेरी बेटी को ठीक कर दो। तेरी बेटी बीमार नहीं बल्कि किसी श्राप का शिकार है। अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तुझे तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। श्राप का शिकार? मैं समझा नहीं। अब भी समझने और समझाने का समय नहीं है। तुझे अभी और इसी समय तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। यह कौन सा गांव है? मैंने इस गांव का नाम भी कभी नहीं सुना। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से कुछ दूर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक लाल रंग का पेड़ है जिस पर एक बड़ा सा लाल रंग का तरबूज लटक रहा है। जब तुम उस तरबूज को जैसे ही हाथ लगाओगे तुम अपने आप को तरबूज के अंदर पाओगे। उस तरबूज के अंदर एक पूरा गांव स्थित है। तुझे उस गांव से तरबूज के बीज लाने होंगे। उन बीजों से तेरी बेटी ठीक हो सकती है। अब देर मत कर। बिना देर किए मनोज गांव के घने जंगल की ओर चला गया और उस लाल पेड़ को तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक लाल पेड़ पर पड़ी। मनोज दौड़ता हुआ वहां गया। उस लाल पेड़ पर एक बड़ा सा लाल तरबूज लटक रहा था। मनोज ने जैसे ही उस तरबूज को हाथ लगाया, अचानक उसने स्वयं को एक तरबूज के अंदर स्थित गांव में पाया। मनोज ने देखा कि वहां हर चीज, घर से लेकर हर वस्तु तरबूज से बनी हुई थी। तभी उसके कानों में पीछे से किसी की आवाज आई, कौन हो तुम? तुम तो तरबूज गांव के नहीं लगते। मनोज ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक व्यक्ति खड़ा था। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरबूज के गांव के बीज चाहिए। इस गांव के बीज पाना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए हमारे तरबूज गांव के मुखिया से मिलना होगा। चलो मेरे साथ। वह व्यक्ति मनोज को एक सुंदर झोपड़ी की ओर ले गया जो पूरी तरह से तरबूज के आकार की बनी हुई थी। मनोज ने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर वही साधु था जिसने पहले उसकी मदद की थी। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ मनोज की ओर देख रहा था। मनोज ने चौंक कर कहा, आप वही साधु हो जिनकी वजह से मैं धनवान बना। तुम्हारी दुनिया में मैं साधु हूँ, लेकिन इस तरबूज गांव में मैं मुखिया हूँ। मुझे पता था कि एक दिन तुम इस गांव में जरूर आओगे, लेकिन तुम्हें फायदा नहीं होगा। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन ली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। मुझे अब दौलत और पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैंने समझ लिया कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है। मैं मूर्ख था जो कागज के टुकड़ों को ही असली धन समझता रहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। साधु ने गहरी नजरों से मनोज की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चा पश्चाताप दिख रहा है। इतना कहकर साधु ने कुछ तरबूज के बीज मनोज को पकड़ा दिए। इन बीजों को अपनी बेटी को खिला देना, वह ठीक हो जाएगी। और याद रखना, किसी भी गरीब को अपने घर से खाली हाथ मत जाने देना। जो शांति दूसरों की मदद करने से मिलती है, वह दौलत के बड़े बड़े खजानों से भी नहीं मिलती। इन तरबूज के बीजों को कसकर पकड़े रखना, तुम अपने आप को अपने गांव में पाओगे। मनोज ने उन बीजों को कसकर पकड़ा और अगले ही पल वह खुद को रतनताई के घर के सामने खड़ा पाया। मनोज दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और जैसे ही उसने तरबूज के बीज के टुकड़े अपनी बेटी नेहा के मुंह में डाले, वह अचानक होश में आ गई। मुझे क्या हुआ था पिताजी? कुछ नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं हुआ था। हुआ तो मुझे था। मैं जरूरत से ज्यादा लालची और अहंकारी हो गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद मनोज की हवेली में जो भी गरीब व्यक्ति आता, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता था।